नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डीमार्ट के बारे में। लोगों के मन में, इन्वेस्टर्स के मन में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डर बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या डीमार्ट यहाँ पर फ्यूचर में ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कॉम्पिटिशन हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। जियो मार्ट एकदम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें क्या डीमार्ट यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ सकता है? जो रिटर्न डीमार्ट ने हमें अभी तक बना कर दिए हैं, क्या वैसे ही रिटर्न आगे भी ये बनाकर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, क्या निकलने का समय है? जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये मौका है या धोखा है, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स एक लार्ज कैप कंपनी है और छोटी मोटी मार्केट कैप नहीं है। 1,30,000 करोड़ से भी ज़्यादा की मार्केट कैप दिखाई देती है। अगर बात करें लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में, तो 2002 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमें दिखाई देता है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, तो आज ये 2.67% नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें वीकली रिटर्न्स के बारे में, तो 6% के करेक्शन पे मिल रहा है। अगर बात करें 1 मंथ के बारे में, तो 8% करेक्शन पे मिल रहा है। अगर बात करें 1 ईयर के बारे में, तो 12.55% के हमें पॉजिटिव रिटर्न्स स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स 220% के धमाकेदार रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। अगर बात करें इसके की मैट्रिक्स के बारे में, तो आप देख पाएंगे की मैट्रिक्स में पी रेशियो 100 के ऊपर दिखाई देता है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 42.31 है। प्राइस टू बुक रेशियो 12.02 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 9.21 दिखाई देता है। और डिविडेंड की बात करें तो जीरो है, यानी कि कंपनी बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देती है, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करती हुई नजर आती है। सेक्टर का डिविडेंड जबकि हमें 1.69% दिखाई देता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर डीमार्ट स्टोर चलाती है, सुपरमार्केट का चेन चलाती है। अगर बात करें यहाँ पर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में, तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 2017 में 11.92 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर हमें यहाँ पर 24.93 थाउजेंड करोड़ होता हुआ नजर आता है। तो आप समझ सकते हैं 4 सालों में यहाँ पर रेवेन्यू डबल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें प्रॉफिट्स के बारे में, तो 2017 में 0.47 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि हमें डबल से भी ज्यादा होता हुआ नजर आता है। 2020 में प्रॉफिट बढ़कर हो चुका है 1.3 थाउजेंड करोड़ के आसपास। तो आप समझ सकते हैं काफी ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 29.13%, जबकि डीमार्ट की 29.26% है। तो ज्यादा डिफरेंस यहां पर दिखाई नहीं देता। लेकिन पिछले 5 सालों में मार्केट शेयर इसका कम हो गया है, 49.05% से 46.51% हो गया है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि 46% के आसपास का, 45% के आसपास का मार्केट शेयर भी क्या कम होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। अगर बात करें इसके ग्रोथ व्यू के बारे में, एनुअल ग्रोथ व्यू के बारे में, तो आप देख पाएंगे कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, कहीं पर भी गिरावट ही देखने को नहीं मिल रही है। चाहे वो टोटल रेवेन्यू हो, एबिटा हो, पीबीआईटी हो, पीबीटी हो या नेट इनकम हो, आप देख पाएंगे लगातार यहाँ पर तेजी देखने को मिलता है। यहाँ पर पिछले साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें लगातार परफॉर्मेंस सुधरता हुआ नजर आता है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 74.98%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। नहीं, म्यूचुअल फंड के पास है 5.29% की होल्डिंग, डीआईएस के पास है 5.98% की होल्डिंग, एफआईएस के पास है 10.41% की होल्डिंग। और अगर बात करें अदर पार्टीज के बारे में, हमारे ऐप जैसे लोगों के बारे में, तो 8.61% की होल्डिंग हमें यहाँ पर दिखाई देती है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कुछ रेशियोज है, कुछ मार्जिन से जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बात करें ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में, तो वो 7.29% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें 5.23% दिखाई देता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो भी चेन स्टोर चलाने वाली कंपनी है, रिटेल जो मार्केट में कामकाज करती है, वहाँ पर ज़्यादा नेट प्रॉफिट हमें कभी भी देखने को नहीं मिलता। 5% का नेट प्रॉफिट देखने को मिले तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर माना जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो पूरे फाइनेंशियल ईयर का है। मार्च 2020 में जब यहाँ पर पूरे फाइनेंशियल ईयर का हमें डेटा दिखाई देता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन दिखाई दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमें यहाँ पर इसके रिजल्ट्स आते हुए नजर आए थे, Q1 के जब रिजल्ट्स आए थे, इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 1% तक हमें खिसकता हुआ नजर आया था। तो आप समझ सकते हैं इसका जो प्रॉफिट निकालने का जो क्षमता थी, वो काफी ज्यादा हमें कम होती हुई नजर आई थी सिर्फ एक क्वार्टर के लिए। अब सिचुएशन आगे कैसी आती है, ये तो आगे पता चलेगा जब इसके Q2 के रिजल्ट्स आएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इसमें कैसी सिचुएशन इमर्ज होती हुई नजर आ सकती है।
अगर बात करें रिटर्न रेशियोज के बारे में तो 11.74 का आरओई दिखाई देता है जो कि पिछले साल से कम होता हुआ नजर आता है। आरओसी 15.98 है। अगर बात करें आरओए के बारे में तो वो 10.77 दिखाई देता है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में तो करंट रेशियो 3.23 है जो कि 1.7 से बढ़कर हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल मेरा मानना है करंट रेशियो अच्छा है, यहाँ पर ऊपर दिखाई देता है। तो कंपनी के पास लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। क्विक रेशियो 0.55 है जो कि 0.39 हमें दिखाई दिया था। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो पहले भी कोई ज्यादा नहीं था, 0.08 ही था, लेकिन वो भी कम होकर 0 हो गया। तो टोटली डेट फ्री कंपनी दिखाई देती है और करंट सिचुएशन में तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर लोग फुटफॉल्स यहाँ पर ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। पहले की तरह क्राउड यहाँ पर बाहर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी के अगर डेट होता है तो बहुत ही प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर डेट नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 26.24 है जो कि 31.12 दिखाई दिया था। अगर बात करें इसके एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में तो 205.93 था जो कि 285 से कम होकर हमें 205 होता हुआ नजर आता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 12.77 है जो कि 12.44 दिखाई दिया था। तो यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जो कि एक अच्छी बात है। ये रेशियोज क्या है, परसेंटेज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज आप विजिट कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर बात करें ग्रोथ रेशियोज के बारे में तो 3 ईयर CAGR सेल्स है 28.22% जो कि 29.47% था। 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट का परसेंटेज है 31.16% जो कि हमें 39.29% हमें दिखाई दिया था। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब क्रैश देखने को मिला था 1750 का लेवल एज ए सपोर्ट हमें दिखाई दिया था और वापस तेजी देखने को मिली 2500 जिसका इसका पुराना ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला था, उसके आसपास ये पहुंच चुका था। लेकिन वापस यहाँ पर सिचुएशन खराब होती हुई नजर आई थी, इसके रिजल्ट्स आए, साथ ही साथ यहाँ पर जियो मार्ट का कॉम्पिटिशन का डर बना हुआ था तो गिरावट देखने को मिली। 2000 के आसपास स्टॉक आता हुआ नजर आया था, उसके बाद वापस रिकवरी देखने को मिली, 2400 के ऊपर भी गया लेकिन 2500 तक पहुंचे, उससे पहले स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया था। वापस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और आप देख पाएंगे उसी लेवल पर हमें स्टॉक रिविजिट करता हुआ नजर आता है। 2000 के लेवल के आसपास हमें ये वापस आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको कोई लेवल्स बताऊं कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या इसका ग्रोथ हमें आगे भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन एमर्ज होती हुई नजर आ रही है, इसके जो कॉम्पिटिटर्स है बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। आपको पता ही है कि कोविड-19 ने पूरा यहाँ पर मामला बदल दिया है। यहाँ पर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर अमेजोन था, फ्लिपकार्ट था और यहाँ पर दूसरा एक नया प्लेयर आता हुआ नजर आता है जो कि है जियो मार्ट। काफी ज्यादा जोरों शोरों में यहाँ पर लगा हुआ है, होम डिलीवरी लगता यहाँ पर हमें दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और कॉम्पिटिटर आ रहा है, टाटास भी यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, सुपर ऐप यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। तो वहां पर भी एक कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ नजर आता है जो कि डिमांड के लिए ऑफकोर्स प्रेशर करने वाली बात है। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा घबराने वाली बात भी नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि डिमांड बिल्कुल भी ऑनलाइन कामकाज नहीं करता है। डिमांड के भी यहाँ पर आपको ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पर आपके घर पे वो माल छोड़ के जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिमांड यहाँ पर पीछे रह रहा है, लेकिन फिर भी स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। अब उसका रीज़न क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो रिलायंस का शेयर हमें दिखाई देता है जो कि इसका मेन कंपटीटर है फिलहाल की सिचुएशन में, तो ऑफकोर्स यहाँ पर रिलायंस रिटेल इसका मेन कंपटीटर दिखाई देता है क्योंकि रिलायंस रिटेल के जितने स्टॉक यहाँ पर हमें शॉप्स दिखाई देते हैं, जितने आउटलेट्स दिखाई देते हैं और फ्यूचर ग्रुप की डील हुई उसके बाद उसके आउटलेट्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसके कंपैरिजन में डिमांड काफी ज्यादा छोटा हमें दिखाई देता है। तो रिलायंस रिटेल ऑफ कोर्स यहां पर बड़ा कॉम्पिटिटर हमें दिखाई दे रहा है। तो यहां पर रिलायंस रिटेल अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज हमें करता हुआ नजर आता है, जियो मार्ट को काफ़ी पॉपुलर बनाने की पूरी कोशिश हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं जिनको पता ही नहीं है कि डिमांड भी ये कामकाज करता है, आपको ऑनलाइन यहाँ पर सारी चीज़ें देखकर जाता है। ये सारी चीज़ों में डिमांड हमें पीछे रहता हुआ नजर आता है। अगर बात करें ऑफलाइन स्टोर्स के बारे में तो डिमांड वहाँ पर हमें आगे दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर बात करें ऑनलाइन के बारे में तो ऑनलाइन में डिमांड फिर भी हमें लैग करता हुआ नजर आता है और उसी के कारण स्टॉक हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है। और दूसरी बात है कि डिमांड एक प्योरली रिटेल चेन स्टोर चलाने वाली कंपनी है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में हमें सब कुछ दिखाई देता है, जियो दिखाई देता है, रिलायंस रिटेल दिखाई देता है और भी बहुत सारी यहां पर हमें कंपनीज दिखाई देती है, जिसकी वजह से एक दूसरे को बिजनेस यहां पर सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। इसलिए ज्यादा गिरावट वहां पर देखने को नहीं मिलती है, हमें यहां पर स्टॉक वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और ऑफकोर्स यहां पर मोमेंटम बना हुआ है, लगातार स्टेक सेल की न्यूज आ रही है, तो उसके कारण रिलायंस यहां पर तगड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि डिमांड हमें वीक होता हुआ नजर आता है। तो यहां पर अगर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के प्लान डिमांड में देखने को ना मिले, इसकी भी प्लानिंग यहां पर रूमर्स तो ऐसा दिखाई दे
रहे हैं कि डीमार्ट भी यहाँ पर प्लानिंग कर रही है कि अलग अलग यहाँ पर कंपनीज को लाएंगे और वापस यहाँ पर भी हमें स्टेक सेल देखने को मिल सकता है। होता है नहीं होता ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन मेरा मानना है कि डीमार्ट में भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब उसका रीजन मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पर ये सारा जो कामकाज है इंडिया तक हमें सीमित दिखा देता है, तो इंडिया में अभी भी जो ऑर्गेनाइज रिटेल का जो मार्केट शेयर है पूरे रिटेल सेगमेंट में वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। पूरा जो एप्पल पाई हमें दिखा देता है उसमें से काफ़ी कम यहाँ पर मार्केट शेयर रखता है पूरा ऑर्गेनाइज रिटेल। तो फ्यूचर में आगे आने वाले समय में हमें ऑर्गेनाइज रिटेल बहुत ही आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। जो अनऑर्गेनाइज रिटेल है उसमें से यहाँ पर शेयर खींच सकता है। तो इसीलिए मेरा मानना है डीमार्ट हो, रिलायंस रिटेल हो, स्टोर्स तो पहले भी थे, आपको पता ही है, रिलायंस रिटेल के भी स्टोर्स थे, बिग बाजार के भी स्टोर्स थे, लेकिन यहाँ पर जो डील हो गई उसके बाद यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। उसके पहले भी डीमार्ट कामकाज कर रहा था, अभी भी डीमार्ट कामकाज कर रहा है, अच्छा कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं कि कब Q2 के रिजल्ट्स आएंगे, Q2 के रिजल्ट्स में क्या हमें वापस सिचुएशन सुधरती हुई नजर आ सकती है, क्या वापस यहाँ पर हमें कमबैक करता हुआ नजर आ सकता है या नहीं, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या Q2 के समय कोई यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट वाली स्टेक सेल वाली न्यूज आएगी या फिर कोई हमें ऑनलाइन कामकाज में बूस्ट देने वाला कोई यहाँ पर न्यूज आएगा, नहीं आएगा, प्रमोटर्स क्या करते हैं, मैनेजमेंट क्या करता है, इसका काफी ज्यादा मार्केट यहाँ पर इंतजार करता हुआ नजर आता है। और स्पेशली आपको ये भी बताना चाहिए इसका वैल्यूएशन काफी ऊपर था, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा करेक्शन देखना तो यहाँ पर है। 140 130 के आसपास का इसका पी रेशियो दिखाई देता था, जो कि ऑफकोर्स महंगा दिखाई देता है, लेकिन रिटेल में यहाँ पर हमें महंगाई वैल्यूएशन दिखाई देता है। अगर आप इसकी पीयर कंपनीज लेंगे तो वहां पर भी महंगाई वैल्यूएशन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन ऑफकोर्स डीमार्ट एक अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होता कि यहाँ पर कोई ऐसा सेक्टर मिल जाए जहाँ पर बिल्कुल भी कंपटीशन ही ना हो, एक ही कोई यहाँ पर काम करता हो, वही बिजनेस चलाता हो और बिल्कुल भी कंपटीशन देखने को ना मिले। ऐसी सिचुएशन आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। और कंपटीशन एक्चुअली अच्छा होता है, वो कंपनीज को एनकरेज करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे यहाँ पर बिजनेस पॉलिसीज ला पाएँ, जिसके कारण हमें ये स्टॉक या फिर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आता है, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है और एज ए कंज्यूमर भी हमारे लिए अच्छी बात है। तो स्टॉक अच्छा है और मुझे स्पेशली इनके मैनेजमेंट पर भी काफ़ी भरोसा है। इनके जो प्रमोटर हमें दिखा देते हैं राधाकृष्ण दामानी जी, वो भी काफी एफिशिएंट पर्सन हमें दिखा देते हैं। उन्होंने शेयर मार्केट में भी अच्छा नाम कमाया है और यहाँ पर डीमार्ट जो उन्होंने ये बिजनेस ये ओपन किया है उसके कारण भी उनका काफी ज्यादा नाम यहाँ पर फेमस हुआ है और काफी ज्यादा यहाँ पर रिच होते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनका मैनेजमेंट भी काफी एफिशिएंट दिखा देता है। तो मेरा मानना है यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में ऑफकोर्स सोचना चाहिए। और मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूंगा जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख पाएंगे अभी तक की जर्नी तो बहुत ही अच्छी हमें दिखाई देती है और ये जब भी सपोर्ट लेता है तो 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास ही हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 1951 के आसपास का लेवल। तो यहाँ पर ज्यादा दूर नहीं दिखाई दे रहा है, 2000 के आसपास ये ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। और अगर बात करें इसकी करंट सिचुएशन के बारे में तो फिलहाल मैं आपको कुछ लेवल्स आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीमार्ट के लिए। और वो लेवल्स कौन से आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पर 1900 से करके 1200 का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है और सबसे पहला सपोर्ट इसी जोन में हमें बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में तो 1700 से करके 1800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट में क्रैश देखने को मिला तब भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था और उसके पहले भी आप देख पाएंगे कई बार इसी जोन में स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वापस तेजी कंटिन्यू दिखाई है। तो टेक्निकली अगर बात करें तो ये दो लेवल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहां पर आप इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। पहला सपोर्ट है 1900 से करके 2000 का लेवल, इस लेवल पर आप फोकस बनाकर रख सकते हैं। अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में तो वो सपोर्ट बनकर आता है 1700 से करके 1800 के आसपास का लेवल। इस लेवल पर भी आप फोकस बनाकर रख सकते हैं और यहाँ पर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और टेक्निकली मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा फिलहाल की सिचुएशन थोड़ी सी बियरिश हमें दिखाई देती है, क्योंकि पहले का जो हाई बनता हुआ नजर आता था वो ऊपर था, फिर यहाँ पर कम हाई बना, उसके बाद फिर से कम हाई यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑफकोर्स जो ट्रेंड हमें बनता हुआ नजर आता है थोड़ा सा बियरिश ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन स्पेशली अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा यहाँ पर कंपनी पर पूरा भरोसा है और मेरा मानना है कि यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन एक दूसरी कंपनी को यहाँ पर खा नहीं जाता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही छोटी कंपनी है, ये भी काफी वेल रेप्यूटेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, जायंट कंपनी हमें दिखाई देती है, लार्ज इसका कामकाज हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। एट लास्ट आपकी पर्सनल राय है, यहाँ पर आपका पर्सनल डिसीजन है। आपका डिसीजन क्या है ये भी मुझे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।